नमस्कार दोस्तों। आज हम जो ब्रह्मास्त्र बुक है उसका रिवीजन करेंगे, उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस बुक से बहुत ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये बहुत पतली सी बहुत छोटी सी किताब है और ये बहुत हमारे काम की पुस्तक है। तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ने के साथ साथ इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। और हम जो वैदिक श्रृंखला वाली जो अपने प्रश्न चल रहे थे वो आगे वाले वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगी उसको। तो जो राजपूत युग था वो कौन सी शताब्दी से रहा था? जो 8वीं से 12वीं शताब्दी का समय था उसे क्या कहा जाता है? राजपूत युग कहा जाता है। जो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का समय था वो राजपूत युग कहलाता है। अब प्रश्न आता है कि राज चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई? चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताते हैं। चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। उसमें ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे। कौन कौन से बताए हैं? गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी बोल सकते हैं उनको, चाहमान या चौहान। तो ये 4 क्या थे? ये 4 प्रकार के योद्धा थे जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे और ऐसा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में बताया है। अब मुणोत नैनसी और जो सूर्यमल मिश्रण है तो वो चौहानों को क्या बताते हैं कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, इस बात का वो समर्थन करते हैं। मुणोत नैनसी और सूर्यमल मिश्रण इस मत का समर्थन करते हैं। अब सूर्यवंशी चौहानों को कौन बताता है? ग्रंथ है हमारे 2-3। एक तो पृथ्वीराज विजय, एक है हमीर महाकाव्य, एक है हमीर रासो ग्रंथ और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये क्या है? सूर्यवंशी है। चौहान है वो क्या है? सूर्यवंशी है। इसके बाद में आता है चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। तो किसने बताया चंद्रवंशी? हांसी का जो शिलालेख है, आबू का अचलेश्वर मंदिर का जो लेख है उसमें चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। इंद्र के वंशज रायपाल का रेवाड़ी सेवाड़ी पाली अभिलेख है। सेवाड़ी जो पाली में है वो अभिलेख भी इनको क्या बताता है? चौहानों को इंद्र के वंशज बताता है। अब इसके बाद में आता है कि चौहानों को विदेशी कौन मानता है? शक या सीथेन कौन मानता है इनको? कर्नल टोड मानते हैं। शक या सीथेन कौन बताते हैं चौहानों को? तो कर्नल टोड बताते हैं। हुणों की संतान कौन बताते हैं? संतान से शुरू हो रहा है, स्मित भी से शुरू हो रहा है, तो ऐसे याद रख लेना। तो हुणों की संतान स्मित बताते हैं। और कुषाण यूची जाति कौन बताते हैं इनको? अलेक्जेंडर कनिंघम बताते हैं। वो भी किस आधार पर बताते हैं? एक जो ब्रोज गुर्जर ताम्र पत्र था 978 ईस्वी का, उसके आधार पर कनिंघम बताते हैं कि जो चौहान थे वो क्या थे? कुषाण थे। अब इसके बाद में आता है वैदिक आर्यों की संतान। चौहानों को वैदिक आर्यों की संतान कौन बताता है? वैद्य और ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो वैद्य और ओझा क्या बताते हैं? आर्यों की संतान बताते हैं इनको। इसके बाद में अपनाता है ब्राह्मण मत। तो ब्राह्मण इनको कौन बताता है? चौहानों को बिजोलिया शिलालेख, सिंधु माता अभिलेख और कायम खारासो ग्रंथ के आधार पर इनको क्या बताया गया है? डॉक्टर डॉक्टर डी आर भंडारकर ने चौहानों को ब्राह्मण बताया है। एक तो बिजोलिया शिलालेख हो जाएगा, एक हो जाएगा सिंधु माता अभिलेख, एक हो जाएगा कायम खाओ रासो ग्रंथ। और इनके आधार पर डी आर भंडारकर ने चौहानों को क्या बताया है? ब्राह्मण बताया है। इनके अलावा गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा भी चौहानों को क्या मानते हैं? ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताते हैं। इसके बाद में सांबर की जो अलग अलग शाखाएं थी वो पढ़ेंगे। सांबर के चौहान, चौहानों का जो मूल स्थान था वो था सांबर के आसपास का जो क्षेत्र था उसे चौहानों का मूल स्थान कहते हैं। और जो आसपास का क्षेत्र था उसे क्या बोलते थे? सपाद लक्ष्य। सांबर के आसपास का जो क्षेत्र था उसे सपाद लक्ष्य बोलते थे और वो ही चौहानों का क्या था? मूल स्थान था। इन्हें शाकंभरी या सांबर के चौहान, सांबर यानी सांबर के आसपास का क्षेत्र होने के आधार पर इन्हें सांबर के चौहान कहा जाता था। तो शाकंभरी या सांबर के चौहान या चाहमान कहा गया है।
चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो अहिछत्रपुर यानी नागौर थी। नागौर का प्राचीन नाम है अहिछत्रपुर। इसको बनाया। इसके बाद उन्होंने क्रमशः पहले सांबर को बनाया और सांबर के बाद अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था चौहानों ने। फिर आता है इनका प्रथम शासक वासुदेव चौहान 551 ईस्वी। चौहान वंश का संस्थापक बोल सकते हो, आदि पुरुष बोल सकते हो या मूल पुरुष बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। संस्थापक पूछ ले, आदि पुरुष पूछ ले या मूल पुरुष पूछ ले तो कौन होगा? वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख है, जो बिजोलिया शिलालेख है उसके अनुसार वस गोत्र के ब्राह्मण थे। ये जो कौन थे? वस्त गोत्र के ब्राह्मण थे जिन्हें सांबर झील का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? सांबर झील का निर्माण करवाया। और वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। राजधानी इनकी शुरुआत में कौन सी रही थी? अहिछत्रपुर यानी वर्तमान नागौर को बनाया था। अब देखो, प्रारंभ में चौहान कौन थे? गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। क्या बताया गया है कि जो चौहान थे वो प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। परंतु गुवक प्रथम ने इनकी अधीनता अस्वीकार कर दी, यानी इनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। किसने मना किया था? पहला शासक कौन था जिसने मना की थी गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से? तो वो था गुवक प्रथम। अब गुवक प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। गुवक प्रथम कौन था? दुर्लभ राज का पुत्र था। कौन था? दुर्लभ राज का पुत्र था। प्रतिहार शासक नाग भट्ट द्वितीय का सामंत था। ये कौन थे? जो प्रतिहार शासक नाग भट्ट द्वितीय थे उनके सामंत थे। इसके बाद में आता है हर्षनाथ मंदिर, जो सीकर में हमारा जीण माता और हर्षनाथ वाला जो मंदिर है उसमें हर्षनाथ का जो मंदिर था उसका निर्माण करवाया था गुवक प्रथम ने। ये बुक बहुत ज्यादा शॉर्ट में दी हुई है, तो इसके अपने को जैसे नोट्स का बार बार रिवीजन करते हैं वैसे ही हम इस बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे 2-3 बार, तो हमारे भी ये अच्छे से याद हो जाएगी और आगे वाला एग्जाम हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। जो हर्षनाथ जी चौहानों के इष्ट देव या आराध्य देव थे। जो हर्षनाथ है वो क्या थे? चौहानों के इष्ट देव या आराध्य देव थे। इनके बाद आते हैं चंदन राज। इनकी पत्नी कौन थी? रुद्राणी थी। और जो पुष्कर झील में प्रतिदिन किस दिन? प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव यानी शिव जी की पूजा उपासना करती थी। इसके बाद में आता है सिंहराज। सिंहराज ने क्या किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। सिंहराज ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में आता है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। विजयराज विग्रहराज द्वितीय अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। अहिलवाड़ा का जो चालुक्य शासक था मूलराज प्रथम, उसको हराया। और भड़ोच गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया मंदिर? अपनी कुलदेवी थी आशापुरा माता का मंदिर भड़ोच गुजरात में बनवाया। किसने बनवाया? विग्रहराज द्वितीय ने बनवाया था। इनके बाद आता है गोविंदराज तृतीय। पृथ्वीराज विजय में इन्हें बेरी घट कहा जाए। वेरी घट का अर्थ होता है शत्रु शत्रु का संहारक। क्या होता है? वेरी घट का अर्थ होता है शत्रु का संहारक, यानी शत्रु का नाश करने वाला कहा गया है। किसको कहा गया है? वेरीघट गोविंदराज तृतीय को कहा गया है। गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से इन्होंने रोका था। गजनी के जो शासक थे उनको मारवाड़ में आगे बढ़ने नहीं दिया था गोविंदराज तृतीय ने। अब आता है चामुंड राज, दुर्लभ राज तृतीय, विग्रह राज तृतीय, ये बीच में और आते हैं शासक। इनके बाद आते हैं पृथ्वीराज प्रथम। अब इनकी कोई इतनी विशेषता है नहीं है,
तो इसके बारे में हम इनके नाम नाम जान लेते हैं। और इनके बाद में आता है पृथ्वीराज प्रथम। विग्रहराज तृतीय के पुत्र, किसके पुत्र थे? विग्रहराज तृतीय के पुत्र थे। ये आए है ना, इनका इतना कोई स्पेशल वो नहीं था शासनकाल, तो इनके बारे में नाम नाम जान। तो विग्रहराज तृतीय के पुत्र थे और अजयराज चौहान के पिता थे ये पृथ्वीराज प्रथम। अजयराज चौहान के पिता थे। विजयराज ग्रंथ के रचयिता कौन है? जयानक है। कौन है रचयिता? विजयराज। तो पृथ्वीराज विजय, जय से याद रखोगे जयानक। कौन थे? पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक है। के अनुसार 700 चालुक्यों को मार डाला। पृथ्वीराज प्रथम ने क्या किया था? 700 चालुक्यों को मार डाला था। और पुष्कर में ब्राह्मणों को जो लूटने आए थे, जो जो चालुक्य आए थे, वो क्यों आए थे? जो पुष्कर है वहां ब्राह्मणों को लूटने के लिए आए थे। और पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मार डाला था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन, जिसे क्या कहा जाता है? सदाव्रत की भी पृथ्वीराज प्रथम ने व्यवस्था की थी। इसके बाद में आता है अजयराज चौहान। आया था ना अभी। विग्रहराज तृतीय के तो ये पृथ्वीराज प्रथम पुत्र थे और अजयराज चौहान के पिता थे। अब इनके बाद आते हैं इनके पुत्र अजयराज चौहान। 1105 से इनका शासनकाल रहा है 1133 ईस्वी। 1113 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? अजमेर के स्थान पर सांबर को राजधानी बनाया था। क्या किया था इन्होंने? 1113 ईस्वी में अजयमेरु यानी अजमेर की स्थापना की और सांबर के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बना लिया। पहले क्या किया था अजयराज ने? 1113 ईस्वी में अजमेर को बसाया था। अजमेर को बसाने के बाद सांबर से उन्होंने अपनी राजधानी ट्रांसफर करके अजमेर आ गए थे। अजय देव या अजय प्रिय नाम से चांदी के इन्होंने क्या किए थे? सिक्के भी चलाए थे। और वो क्या किया था? चांदी के सिक्के चलाए थे। और कहते हैं कि पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया। सिक्कों पर इनकी रानी थी अजयराज की, जो रानी थी सोमल देवी का नाम भी मिलता है। इनके बाद में आते हैं अरुणोराज या आनाजी। अरुणोराज या आनाजी, इनका समय रहा है 1133 से 1155 ईस्वी। तुर्की आक्रमणकारियों को और मालवा के जो शासक नरवर्मा को पराजित किया। किनको? जो तुर्क आक्रमणकारी थे उनको, और जो मालवा का शासक था नरवर्मा, उसको पराजित किया था अरुणोराज ने। तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ कराने के लिए चंद्रा नदी का जल रोका था। किस नदी का जल रोका था? चंद्रा नदी का जल रोका। और 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। चंद्रा नदी का जल रोका था कि क्या हुआ? तुर्कों के खून से धरती रंग गई थी, तो धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी का जल रोका और 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। पुष्कर में क्या करवाया था? वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो पुष्कर में जो वराह मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो आनाजी ने या अरुणराज ने। इसके बाद में आता है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर उपाधि धारण की। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। देव देवबोध धर्म घोष इनके दरबारी विद्वान थे। कौन थे? देवबोध, देवबोध और धर्म घोष इनके क्या थे? दरबारी विद्वान थे। चालुक्य शासक कुमारपाल ने इनको आबू के युद्ध में हरा दिया था। जो चालुक्य शासक था कुमारपाल, उसको उन्होंने अरुणोराज ने आबू के युद्ध में हराया था। और इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? प्रबंध चिंतामणि में। कहाँ? प्रबंध चिंतामणि में मिलते हैं। और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतंग है। कौन है? मेरुतंग प्रबोध प्रबंध चिंतामणि के लेखक है। और एक दूसरा ग्रंथ आता है प्रबंध कोश। कौन सा? प्रबंध कोश। उसके लेखक कौन है? राजशेखर। अगर प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, मणि से रखोगे मेरुतंग याद, ठीक है।
चिंतामणि, मणि से याद रखोगे मेरुतंग, और प्रबंध कोश, कोश यानी जिसके पास खजाना है वो क्या करता है, राज करता है, तो राजशेखर हो जाए इसका इसका लेखक है। इसके बाद में आता है चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कंचन देवी, किसका, कंचन देवी का विवाह अरुणोराज के साथ कर दिया था। कौन था, चालुक्य नरेश था जय सिंह सिद्धराज, और उसकी पुत्री थी कंचन देवी, उसका विवाह किसके साथ हुआ था, अरुणोराज के साथ कर दिया था। हत्या, अरुणोराज की हत्या कैसे हुई थी, उनके जो बड़े पुत्र थे जगदेव चौहान, उन्होंने अरुणोराज की हत्या कर दी, और उसे चौहानों का पितृहंता भी कहा जाता है जगदेव चौहान को। अब इसके बाद में देखते हैं, अरुणोराज के 4 पुत्र हैं, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपरगांगे, सोमेश्वर, चारों शासक बने थे। बिजोलिया अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर बताई है। जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें जो सोमेश्वर की उपाधि है वो क्या बताई है, प्रताप लंकेश्वर बताई है। अब आता है विग्रहराज चतुर्थ, अरुणोराज के जो पुत्र थे विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव चौहान, और इनका समय था 1158 से 1163 ईस्वी। गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह व दिल्ली के तोमर शासक तंवर को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। किन्होंने, विग्रहराज चतुर्थ ने। एक तो गजनी का शासक था अमीर खुसरो शाह, और दिल्ली का तोमर शासक तंवर था, इनको हराया और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया विग्रहराज चतुर्थ ने या बीसलदेव चौहान ने। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था, ऐसा पूछे तो क्या होगा, विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव चौहान, जो अरुणोराज के या आनाजी के पुत्र थे। इनका काल चौहान वंश का क्या रहा है, स्वर्ण काल रहा है। चौहान वंश का क्या रहा है, स्वर्ण काल रहा है। किसका, विग्रहराज चतुर्थ का। फिर चालुक्य शासक कुमारपाल से क्या किया, नाडोल, नागौर, चित्तौड़ व जालोर क्षेत्र क्या कर लिए थे, जीत लिए थे। किससे, चालुक्य शासक था कुमारपाल, उससे नाडोल यानी पाली, नागौर, चित्तौड़, जालोर, ये क्या किए थे, ये चारों क्षेत्र विग्रहराज चतुर्थ ने उससे जीत लिए थे। अब देखते हैं प्रमुख ग्रंथ। ललित, विग्रहराज चतुर्थ के ही देख रहे हैं हम ग्रंथ, तो विग्रहराज चतुर्थ के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से देखते हैं। ललित विग्रहराज, क्या है, ललित विग्रहराज, यह ग्रंथ दरबारी कवि सोमदेव द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है ललित विग्रहराज, जो विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे सोमदेव, उनके द्वारा लिखा गया है। और जिसमें विग्रहराज और देसल देवी की प्रेम कहानी का काल्पनिक वर्णन मिलता है। क्या मिलता है, विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी की जो काल्पनिक प्रेम कहानी है उसका वर्णन ललित विग्रहराज में देखने को मिलता है। अब देखते हैं उनका दूसरा ग्रंथ बीसल देव रासो, जो नरपति नाल्य द्वारा रचित ग्रंथ है। उनके, विग्रहराज के ये क्या थे, दरबारी कवि थे नरपति नाल्य। तो बीसल देव रासो नरपति नाल्य द्वारा रचित है, जिसमें बीसल देव और राजमती, किसकी, बीसल देव और राजमती की प्रेम कहानी मिलती है। तो विग्रहराज में तो विग्रहराज और देसल देवी की काल्पनिक प्रेम कहानी मिलती है, और इसमें बीसल देव और राजमती की प्रेम कहानी मिलती है। इसके बाद में आता है विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक की रचना थी की। तो वो किस भाषा में की, संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं की। इसके बाद में आता है इनके समय दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख 1163 ईस्वी उत्कीर्ण हुआ। कौन सा, दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख 1163 उत्कीर्ण हुआ,
जिससे हमें जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मल्लेच्छों को बार बार पराजित किया था। क्या किया था? किस आधार पे कहा जाता है? दिल्ली का जो शिवालिक स्तंभ अभिलेख है 1163 ईस्वी का, उससे हमें जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मल्लेच्छों को बार बार पराजित किया था। अब इसके बाद में आता है अजमेर में संस्कृत पाठशाला यानी सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया। क्या करवाया? अजमेर में संस्कृत पाठशाला और उसे ही बोलते हैं संस्कृत कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में तोड़कर अढ़ाई दिन के झोंपड़े या मस्जिद में बदल दिया था। जो आज हम अढ़ाई दिन का झोंपड़ा देखते हैं वो क्या थी? पहले अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसका नाम संस्कृत पाठशाला या सरस्वती कंठाभरण था, और जिसे मोहम्मद गोरी के सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने 1198 ईस्वी में इसे तोड़कर अढ़ाई दिन के झोंपड़े में बदल दिया था। यहाँ पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। तो इस मस्जिद में क्या होता है? पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 दिन का उर्स और 2.5 दिन के झोंपड़ा, ऐसे याद रख लेना दोनों को ट्रिक से। यह राजस्थान की प्रथम प्राचीन मस्जिद है। क्या है? प्रथम प्राचीन मस्जिद है जो हिंदू व इस्लामिक स्थापत्य कला का नमूना है। इसमें हिंदू और इस्लामिक दोनों स्थापत्य कला देखने को मिलती है। अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर हरिकेली नाटक व ललित विग्रहराज ग्रंथ की लाइनें अंकित है। किसकी? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा निर्मित किसने करवाया था? पहले ये पाठशाला थी, तो पाठशाला थी विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया, और विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत में जो नाटक लिखा था हरिकेली, तो उसकी, और ललित विग्रहराज से ललित विग्रहराज जो ग्रंथ था वो भी विग्रहराज चतुर्थ का ही था। तो इनकी लाइनें किस पे मिलती है? अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर इनकी लाइनें अंकित मिलती है। इसके बाद में आता है विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी थे। क्या थे? शैव मतावलंबी थे। फिर भी धर्म घोष सूरी के आदेश पर क्या किया था इन्होंने? एकादशी के दिन पशु वध पर रोक लगाई थी। क्या थे ये? शैव मतावलंबी थे, फिर भी इनका जो जैन धर्म गोसूरी थे, उनके आदेश पर एकादशी के दिन पशु वध पर क्या करवाई थी? रोक लगा दी थी इन्होंने। इसके बाद में आता है कवि विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण। विग्रहराज चतुर्थ क्या थे? कवि और विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कवि बांधव कहा जाता है। और ये कवि बांधव किसने कहा था? जयानक भट्ट ने कहा था। किसने कहा था? जयानक भट्ट ने कहा। क्यों? क्योंकि ये क्या थे? कवि और विद्वानों के आश्रयदाता थे। फिर विग्रहराज ने जबालीपुर का नाम ज्वालापुर कर दिया। क्या है? जाबालीपुर का नाम क्या कर दिया? ज्वालापुर कर दिया था। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या कर दिया था? जाबालीपुर, जिसको जालोर हम पढ़ते हैं वो ही है, जाबालीपुर को नाम बदलकर जवालापुर कर दिया था। और टोंक में बिसलपुर बांध बनाकर वहां बिसलपुर पहले वहां बसाकर बिसलपुर झील बनाई थी। टोंक में क्या किया था? पहले बिसलपुर बसाया और फिर वहां बिसलपुर झील बनाई थी। इसके बाद में आता है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। कौन? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। इनकी रानी सुहल देवी ने मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान की जो सुहव देवी ने मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अब आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1177 से 1192 ईस्वी। जन्म इनका हुआ था 1166 ईस्वी, और अहिल्यापाटन गुजरात में। कहाँ हुआ था? अहिल्यापाटन गुजरात में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? इनके पिता सोमेश्वर थे। माता बोल सकते हो, संरक्षक बोल सकते हो, तो वो कौन थी? कर्पूर देवी थी। कौन थी? कर्पूर देवी थी। और इनके जो सेना अध्यक्ष थे वो कौन थे? भुवनमल। सेना अध्यक्ष कौन थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के? भुवनमल। और मुख्यमंत्री कौन थे?
कदमवास या कमास भी जिनको बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज का परामर्श मंत्री भी था, ये मुख्यमंत्री था वही, परामर्श मंत्री भी था पृथ्वीराज का, तो वो कदमवास या केमास था। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे। पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे अनंगपाल तोमर, उन्होंने दिल्ली में क्या करवाया था, एक लालकोट किले का निर्माण करवाया। किसका? लालकोट किले का निर्माण करवाया था। और इस किले को पृथ्वीराज चौहान ने तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर, किससे से जीता था? इस किले को किसने जीत लिया था? मोहम्मद गोरी ने जीत लिया था। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से वापस जीत कर इस किले का नाम पिथौरागढ़ कर दिया था। क्या कर दिया था? पिथौरागढ़ कर दिया था। इसीलिए इन्हें पिथौरा राय की उपाधि मिली हुई है। बंडानकों का दमन कब किया था? 1182 ईस्वी में। मथुरा भरतपुर के क्षेत्र में पृथ्वीराज ने बंडानक जाति का दमन किया। कहाँ? भरतपुर के क्षेत्र में पृथ्वीराज ने बंडानक जाति का दमन किया था। इसका उल्लेख जिनपति सूरी ने अपनी कविता में भी किया है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या किया? बंडानकों का दमन किया था। जिनपति सूरी ने अपनी कविता में इसका वर्णन किया है। इसके बाद में आता है महोबा विजय। क्या आता है? महोबा विजय। महोबा विजय 1182 ईस्वी में। महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव के वीर सेनापति आला उदल, दोनों भाई थे, को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था। महोबा का जो चंदेल शासक था परमार्दी देव, और उनके सेनापति थे आला और आला और उदल, इन दोनों को पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दिया था? मार दिया था। पृथ्वीराज ने कुंजन राय कछवा को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया था। क्या किया था? कुंजन राय कछवा को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया था। फिर आता है 1184 में चालुक्यों पर विजय प्राप्त की थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। गुजरात के जो चालुक्य और अजमेर के चौहानों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। गुजरात के चालुक्य और अजमेर के जो चौहान थे उनके बीच में कई सालों से संघर्ष चल रहा था। संघर्ष से चल रहा था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू राजकुमारी इच्छिनी से विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने जो आबू की राजकुमारी थी इच्छिनी से विवाह कर लिया, जिससे गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय नाराज हो गए। आबू की राजकुमारी थी इच्छिनी, इच्छिनी से पृथ्वीराज ने विवाह किया, तो गुजरात का जो चालुक्य शासक भीमदेव था वो पृथ्वीराज से नाराज हो गया। भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री कौन थे? जगदेव प्रतिहार। और पृथ्वीराज सेना के मध्य क्या हुआ? नागौर का युद्ध हुआ। किसके? जो भीमदेव द्वितीय थे गुजरात के चालुक्य शासक, उनके जो प्रधानमंत्री थे जगदेव प्रतिहार, उनके और पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, और बाद में क्या हो गई थी? इनमें संधि हो गई थी। इसके बाद में आता है कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कन्नौज के शासक थे जयचंद गहेड़वाल की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह कर लिया था। जयचंद गहेड़वाल की पुत्री थी संयोगिता, और पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह कर लिया था संयोगिता से। फिर 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ? 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ। त्राइन वर्तमान कहाँ है? करनाल हरियाणा में। कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान जीत गए। जो 91 में युद्ध हुआ था उसमें तो क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंद राज ने मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ दिया था। क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान के जो दिल्ली में सामंत थे गोविंद राज, उन्होंने मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ दिया। मोहम्मद गोरी गजनी भाग गया। उस समय तो क्या किया? 91 में जब युद्ध हुआ तो उसका दांत तोड़ा था गोविंद राज ने, और वो क्या करता है वहां से
गजनी भाग जाता है। उसके बाद में पृथ्वीराज ने भागते गोरी का पीछा नहीं किया। पृथ्वीराज ने तबर हिंद यानी बठिंडा किला काली जियाउद्दीन से छीन लिया था। क्या किया था पृथ्वीराज ने? तबर हिंद जो बठिंडा का किला है वो काजी जियाउद्दीन से छीन लिया था। फिर हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? हार गए थे। 91 में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और जब सेकंड वार हुआ था उसमें वो हार गए थे। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी क्योंकि इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ ही। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया। कहाँ ले गया? पृथ्वीराज को गजनी ले गया, जहां चंद्रबरदाई ने एक दोहा बोला और शब्द भेदी बाण से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार दिया था। क्या किया था? मोहम्मद गोरी को मार दिया था। वो दोहा कौन सा था? 4 5 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूकी चौहान है। इशारों में पृथ्वीराज चौहान को अपनी बात समझाई थी चंद्रबरदाई ने। अब मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। कौन बने? मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। पृथ्वीराज चौहान को इन अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को क्या कहा जाता है? अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने चारों ओर दुश्मनों का खात्मा कर दिया और दल पुंगल यानी विश्व विजेता की उपाधि धारण की। पंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता की उपाधि पृथ्वीराज चौहान ने धारण की, क्योंकि चारों दिशाओं से उन्होंने क्या कर दिया? दुश्मनों का खात्मा कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान की अन्य उपाधि है राय पिथौरा। उन्होंने जो लालकोट का किला था उसका नाम चेंज किया था ना, रायगढ़, तो उसके आधार पर उन्होंने उपाधि धारण की राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रबरदाई और जयानक। कौन थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि? चंद्रबरदाई और जयानक। विद्यापति गौड़ भी थे और वागीश्वर जनार्दन जनार्दन भी थे। आशाधर थे, विश्वरूप थे, ये इनके दरबारी कवि थे। इनके दरबार में शास्त्रार्थ और वाद विवाद के आयोजन हेतु पद्मनाथ नामक मंत्री था। किसके लिए वाद विवाद होता था, शास्त्रार्थ होता था? तो इसके लिए इनके दरबार में क्या था? पद्मनाथ नाम का एक मंत्री था। पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में चंद्रबरदाई ने लिखा। किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है पिंगल भाषा में। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में है? पिंगल भाषा में। और किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। इस ग्रंथ में चंद्रबरदाई के पुत्र, जो ये ग्रंथ था इसको जलहण जो चंद्रबरदाई के पुत्र थे उन्होंने पूरा किया था। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ में राजपूतों की 36 शाखाएं बताई हैं। कितनी शाखाएं बताई है चंद्रबरदाई ने? राजपूतों की 36 शाखाएं बताई है। और चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट वल्लादी नाम था। क्या नाम था? ये ये नया क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है एग्जामिनर। चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट वल्लादी था। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया। विजय जय से जयानक ने लिखा था। पृथ्वीराज के घोड़े का क्या नाम था? नाट्यारंभ था। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था? नाट्यारंभ था। इसके बाद में आता है पृथ्वीराज की छतरी है वो कहाँ है? काबुल अफगानिस्तान में। कहाँ है? काबुल अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी है। और पृथ्वीराज का जो स्मारक है वो तारागढ़ अजमेर में है। स्मारक कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में। छतरी कहाँ है? काबुल अफगानिस्तान में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और इससे आगे रणथंभौर के चौहान हम कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।